हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 6 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जुलाई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई है। वीडियो देखने के बाद आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MGT ऐप पर। इसकी PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, तो आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। जैसा कि आपको पता है, हर दिन मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछा करता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। और जो लोग सबसे अच्छा और सबसे पहले जवाब देते हैं डिटेल में, उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताया करता हूं। तो पहला क्वेश्चन था कल का हमारा, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में की लिस्ट में निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक वाला जो पोर्शन था दोस्तों, ये ऑप्शन सही नहीं था, क्योंकि इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है भारत की 9वीं सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। अगला था, निम्न में से किसे वर्ष 2018 का चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला। तो चैंपियंस ऑफ अर्थ दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों को दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो अभी हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट है CMFRI की। CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों तमिलनाडु वर्ष 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पर रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा समुद्री मछली का उत्पादन तमिलनाडु ने किया है। कितना किया है? 7.75 लाख टन का प्रोडक्शन किया है अकेले तमिलनाडु पे। सेकेंड पर है दोस्तों गुजरात। गुजरात ने 7.49 लाख टन का प्रोडक्शन किया है 2019 में समुद्री मछलियों का। और थर्ड पर है केरल। केरल है थर्ड पर, केरल ने 5.44 लाख टन का प्रोडक्शन किया है समुद्री मछलियों का। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है दोस्तों कि भारत का जो समुद्री मछली उत्पादन है वो 2019 में 2.1% बढ़ा हुआ है। यानी अब टोटल अगर बात की जाए तो भारत में समुद्री मछली का उत्पादन हुआ है 3.56 मिलियन टन। क्लियर। चलिए अब आया है तमिलनाडु। तमिलनाडु से हम लोग रिवीजन करते हैं पिछले दिनों में जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चंस आए हुए थे। तमिलनाडु दोस्तों अभी हाल ही में जूनियर वकीलों को मासिक वजीफे की घोषणा की थी कि अब 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे जूनियर वकीलों के लिए अगले 2 वर्षों के लिए। ठीक है, इसके साथ ही तमिलनाडु ने अभी हाल ही में अपने 1018 स्थानों और जिलों और जो भी फेमस जगहों था उनका नाम चेंज किया था। 1018 नाम चेंज किया था एक साथ ही। ठीक है, और साथ ही साथ तमिलनाडु से मैंने कल ही आपको बताया था कि इसने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की एज लिमिट बढ़ा दी थी 1 वर्ष, टोटल अब 59 ईयर कर दी थी। तो अब वहाँ के जो राज्य के सरकारी कर्मचारी होंगे वो 59 ईयर पर रिटायर होंगे। तमिलनाडु से स्टैटिक जानते हैं। चेन्नई यहाँ की है राजधानी। ई पलनीस्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। मद्रास हाईकोर्ट पड़ता है, इसके चीफ जस्टिस हैं दोस्तों अमरेश्वर प्रताप शाही जी। ये रहा मैप में तमिलनाडु, सबसे दक्षिण में भारत के। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरला से। कल मैंने आपको 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम याद कराया था तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चेन्नई का, सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोयम्बटूर और थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तिरुचिरापल्ली। अब आज आपके लिए क्वेश्चन, भारत में टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? अभी एक और अपडेट हुआ है, इस वजह से ध्यान से आंसर कीजिएगा। भारत में इस समय कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने लीड नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दिल्ली ने दोस्तों लॉन्च किया है लीड नाम का एक पोर्टल। ये पोर्टल दोस्तों स्कूली स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। तो मनीष सिसोदिया जी ने इसे लॉन्च किया है लीड नाम का पोर्टल। इस पोर्टल पर दोस्तों क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के जितने भी स्टडी मटेरियल्स हो सकते हैं लगभग सभी अवेलेबल हैं। लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स इस पोर्टल पर अवेलेबल हैं और इन सभी को टाइम टू टाइम अपग्रेड भी किया जाएगा। ओके, अब दिल्ली सरकार ने इसे लॉन्च किया है, तो हम लोग दिल्ली से रिवीजन करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पिछले दिनों में। अभी दोस्तों दिल्ली कोरोना नाम का ऐप लॉन्च किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। वो ऐप ये बताता है कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड और कितने वेंटिलेटर्स खाली हैं। ठीक है, इसके साथ ही अभी हाल ही में दिल्ली में ही दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल केंद्र शुरू की गई थी, जो कि राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र जो था उसी को कन्वर्ट किया गया था। इसकी क्षमता 10,000 बेड वाली है।
तो यह है विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल केंद्र, ठीक है, दिल्ली में ही है। दिल्ली से अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में ही खुलने वाला है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने संक्रमण से बचने के लिए पल्स नामक 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया? तो अभी हाल ही में नासा ने दोस्तों बनाया है पल्स नामक 3D प्रिंटेड नेकलेस। अब ये पल्स नाम का 3D प्रिंटेड नेकलेस जो है ये वर्क कैसे करेगा? तो मान लीजिए दोस्तों, आप अगर इसे पहन लेते हैं तो जब भी आपके संपर्क में कोई आता है, आपके कांटेक्ट में कोई आएगा, तो आपको ये अलर्ट कर देगा। दूसरी चीज़ ये कि ये आपके हाथों की गतिविधियों पर भी नज़र रखेगा। अगर आपका हाथ आपके फेस तक पहुंचता है, आप अगर अपने हाथ से फेस को टच करना चाहते हैं, तब ये अलर्ट करेगा आपको। कैसे करेगा? ये वाइब्रेट होने लगेगा, और जैसे जैसे आपका हाथ आपके फेस तक पहुंचेगा, जितना करीब पहुंचेगा उतना तेज़ी से ये वाइब्रेट होने लगेगा, ठीक है। तो यानी कि हाथों को फेस से टच करने में भी रोकता है, ये करने से भी रोकता है, और साथ ही साथ जब कोई अदर पर्सन आता है तब भी ये अलर्ट करेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यूज क्या किया गया है, इसमें दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज किया गया है, जिसकी रेंज है 12 इंचेस की। इसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन से अगर हम लोग रिवीजन की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से एक ब्रेसलेट लॉन्च किया था इटली ने अभी हाल में। क्या नाम था उसका? आई फील यू नाम का एक ब्रेसलेट लॉन्च किया था इटली ने, वो भी लोगों के कांटेक्ट में आने से अलर्ट करता। इसके बाद जर्मनी ने दोस्तों कोरोना वार्न नाम का एक ऐप लॉन्च किया, कोरोना वार्न, और हमारे भारत ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। तो कुछ इसी प्रकार का वर्क प्रोसेस होता है, यानी कि लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए अलर्ट भी करता है, साथ ही साथ कोविड-19 ट्रैकिंग के रूप में भी काम आता है। चलिए, अब नासा आया है तो नासा से जान लीजिए। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं दोस्तों जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। अभी हाल में दोस्तों नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम चेंज किया था। हेडक्वार्टर का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा था, यानी उनके सम्मान में रख दिया था। किसके नाम पर? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। याद रखना आपको, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कौन सा वीडियो मीटिंग ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में जियो मीट नाम का एक वीडियो मीटिंग ऐप लॉन्च किया है। ये कई यूजर्स को एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, गूगल मीट का नाम सुने होंगे, जूम का नाम सुने होंगे, सेम वैसा ही वर्क इसका भी रहेगा। यानी ऑनलाइन मीटिंग हो गया, वेबिनार्स हो गए, टीचिंग क्लासेस वगैरह हो गई, तो इन सभी चीज़ों में ये काम आएगा, ठीक है। जियो मीट, तो इसे लॉन्च किया है किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिलायंस जियो ने। अब हम लोग दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कुछ अचीवमेंट पर फोकस करते हैं जो पिछले दिनों में आए थे चर्चे में। एक तो रिलायंस जियो में दोस्तों बैक टू बैक 12 कंपनीज़ ने इन्वेस्टमेंट किया है, और वो भी 2 से ढाई महीनों के अंदर ही, और इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है दोस्तों $150 बिलियन के मार्केट कैप को क्रॉस कर गई है, और $150 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भारत की एकमात्र और भारत की पहली कंपनी बन गई है। साथ ही साथ दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुद को अपने आप को कर्ज मुक्त भी घोषित कर दिया है, और इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने भी कहा, और फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स ने भी ऐसा कहा कि मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो हैं ही ऑलरेडी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना किसने शुरू की? तो बलराम योजना शुरू की है दोस्तों ओडिशा राज्य सरकार ने। किसके लिए? भूमिहीन किसानों के लिए, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होती है, वो इस महामारी के दौरान स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे किसानों को दोस्तों राहत देने के लिए ओडिशा सरकार ने 1040 करोड़ की, कितने की? 1040 करोड़ रुपए की एक योजना ये शुरू की है, बलराम योजना। ये नाबार्ड के सहयोग से शुरू किया गया है। नाबार्ड का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। इस योजना के तहत ऐसे किसानों को लोन दिया जाएगा जिनके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है। तो ऐसे 7 लाख किसान चिन्हित किए गए हैं। 7 लाख किसानों को ये योजना का लाभ मिलेगा। चलिए उड़ीसा आया है, तो उड़ीसा से हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। उड़ीसा में दोस्तों अभी हाल ही में 3 दिवसीय राजा पर्व मनाया गया था। यह राजा पर्व जो होता है वो भी भूमि पूजन का ही एक पर्व होता है। इसके साथ ही दोस्तों अभी हाल ही में ISO सर्टिफिकेट पाया था उड़ीसा। किसके लिए पाया था? हॉस्टल्स के लिए। और हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बन गया था उड़ीसा।
उड़ीसा ने अपने राज्य गान का दर्जा दिया वंदे उत्कल जननी को। तो वंदे उत्कल जननी अब उड़ीसा का राज्य गान है। इसके साथ ही उड़ीसा ने दोस्तों विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की। क्लियर, इतने पॉइंट आपको उड़ीसा से याद रखने हैं जो अभी रिसेंटली आए हैं। अच्छा दोस्तों, पिछले महीने मैंने रिवीजन के लिए जो भी पेज बनाया हुआ था आप लोगों के लिए, वो सारे पेज मैं आपको आज टेलीग्राम ग्रुप में हमने भेज दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा मिश्रा जी टेक्निकल MJT एजुकेशन। 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसी पर ही आपको ज्वाइन करना है, उसी ग्रुप को, ठीक है, जिसमें 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और उसमें आपको सभी पेजेस भेज दिए जाएंगे जिसमें सभी राज्यों से रिलेटेड जो भी रिवीजन पॉइंट होते थे, जिनका मैं पेज बनाकर आपको बताया करता था, वो सभी पेज भेज दूंगा। जुलाई मंथ का जो होगा वो नया पेज बनेगा और हम लोग जुलाई मंथ में उसका रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चंस हो जाने दो हर एक राज्य से, तो हम लोग उसका एक एक पेज बनाना शुरू करेंगे। चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा से स्टैटिक पॉइंट की। राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर, उड़ीसा ये रहा मैप में। नवीन पटनायक जी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल जी। उड़ीसा हाईकोर्ट, उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक जी का अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये है उड़ीसा में ही। उड़ीसा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, तो ये अपना बॉर्डर दोस्तों वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से शेयर करता है। अभी 1 अप्रैल को दोस्तों मनाया गया उत्कल दिवस। उत्कल दिवस को ही उड़ीसा स्थापना दिवस कहा जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। बाद में 26 जनवरी को ये 1950 में ये भारतीय राज्य के रूप में आया, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ। तो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में फूड टेक कंपनी स्विगी ने किस नाम से अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में स्विगी ने दोस्तों स्विगी मनी नाम से अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। तो जैसे सभी कंपनियों का डिजिटल वॉलेट होता है, पेटीएम वॉलेट होता है, ठीक है, फ़ोनपे का वॉलेट होता है, ऐसे ही स्विगी ने भी अपना एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। अब स्विगी ने इसको लॉन्च किया है तो किस बैंक के साथ मिलकर के लॉन्च किया है, तो इसके लिए दोस्तों ICICI बैंक के साथ, ICICI बैंक के साथ इसने समझौता किया है। ओके, स्विगी के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2014 में। ये फूड टेक कंपनी है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और श्री हर्ष मजेटी हैं इसके करेंट टाइम पर CEO। कौन है? श्री हर्ष मजेटी। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोग जब लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो दोस्तों एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस आता है और अगले दिन और ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा डिटेल में बताने का मन करता है। लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो जब वीडियो, तो फिर एक थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है और मुझे भी बोरियत लगती है। आप लोग खुद सोचो कि डेली की डेली वीडियो बनती है, रोज़ाना वीडियो बन रही है लंबे समय से, तो ऐसे में कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आता होगा जब हमें भी बोरियत लगती होगी। लेकिन वो बोरियत कब खत्म होती है? जब आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन आपके लाइक और शेयर से मिलता है, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़ करके मिलता है। तो जब भी मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ता हूँ तो अगर मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा होता है डिमोटिवेशन टाइप का, तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग के कमेंट्स मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखता हूँ दोस्तों 98 to 99% तक का लाइक डिसलाइक रेशियो रहता है, लेकिन फिर भी ये कम संख्या में रहता है क्योंकि 1700 से 1800 तक ही लाइक जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और आप लोग बढ़ाओ। वीडियो देखते हो, 10,000 लोगों तक की मात्रा में वीडियो देखते हो, तो क्यों इतना ही लोग लाइक करते हो? वीडियो पूरा देखते हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने से या ना करने से दोस्तों ना हमें 1 रुपया मिलने वाला है, ना आप लोग का 1 रुपया जाने वाला है, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। बस इसीलिए मैं कहता हूँ लाइक करने को। और ये भी नहीं है कि ज़बरदस्ती करना है आपको। वीडियो देखो, वीडियो एंड तक देखो, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तभी लाइक करो आप लोग, ठीक है। और अगर हेल्पफुल ना लगे, अगर कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि क्या कमी है, जिससे मैं उस चीज़ का सुधार कर सकूं। जो भी कमी होगी उसको अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन जब आप बताओगे तभी तो पता चलेगा, इसलिए कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर दिया करो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एपेक सम्मेलन 2021 की मेज़बानी रद्द करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों न्यूजीलैंड ने एपेक सम्मेलन 2021 की मेज़बानी रद्द करने की घोषणा की है। 2021 का एपेक समिट न्यूजीलैंड में होना है, लेकिन 2020 का हो रहा है मलेशिया में। ध्यान रखिएगा, इस पर आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो अगला वाला होना है 2021 का, इसकी मेज़बानी रद्द की गई है, ठीक है, जो कि होगा न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। 2019 में अगर बात करें तो 2019 वाला भी रद्द हुआ था, जो कि चिली में होना था, ठीक है, 2019 का। वो क्यों रद्द हुआ था?
वो तो दोस्तों चिली सरकार के खिलाफ हिंसक विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, तो इस वजह से वो रद्द किया गया था। लेकिन ये वाला जो न्यूजीलैंड वाला है, जो 2021 में होना है अगले साल, ये रद्द किया गया है कोरोना वायरस महामारी की वजह से। 2020 वाला जो आयोजित हुआ है ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है, तो इसमें कोविड-19 फैलने का कोई खतरा है ही नहीं। क्लियर है। बात करते हैं एपेक की। एपेक है क्या? एपेक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1989 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर है क्वींसटाउन, सिंगापुर में है। इसके टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 21 सदस्य देश हैं इसके चेयरमैन हैं करंट टाइम पर मुहय्यिद्दीन यासीन। कौन है? मुहय्यिद्दीन यासीन। अगर आपको याद होगा तो 2020 में ही इनकी नियुक्ति हुई थी। चलिए, अब न्यूजीलैंड आया है तो न्यूजीलैंड को हम लोग वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। सबसे पहले देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप साउथ में आएंगे, ठीक है, साउथ ईस्ट में आएंगे, इस साइड में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के और नीचे ये रहा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ की पीएम का नाम याद रखिएगा, जेसिंडा अर्डन है। जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी, इसको भी आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में इन्होंने न्यूजीलैंड को दोस्तों कोविड-19 मुक्त घोषित किया था, यानी कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया था। क्लियर? बिल्कुल। अगला है, हाल ही में कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन हुआ? तो अभी हाल ही में कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन हुआ दोस्तों पंजाब में। किसने किया उद्घाटन? केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन जो सिस्टम है, सेंटर है दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। उनके लिए ही ये है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ को गैल्वेनाइज्ड रेबार की आपूर्ति करेगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक कदम ये भी माना जा रहा है। तो पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए, पंजाब के बारे में जान लेते हैं। राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के करंट टाइम पर कांग्रेस पार्टी से हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर जी। पंजाब ये रहा मैप में, ठीक है। ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। रविशंकर झा हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो विदेशी मुद्रा भंडारण यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में भारत आ गया है 5वें स्थान पर। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हुई है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारत के, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। अगर करंट डाटा अगर बताया जाए आपको तो 506.84 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर यानी बिलियन डॉलर, 506.84 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है भारत के पास। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, यानी विदेशी मुद्रा भंडारण होता क्या है? ध्यान से सुनिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, जैसे हमारा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दोस्तों कुछ ऐसा मनी होगा, कुछ ऐसी मुद्रा होगी जो फॉरेन के लिए होगी, फॉरेन मनी होगी। क्योंकि हम लोग अगर सिर्फ अपनी ही मुद्रा रखेंगे तो फिर हमारी मुद्रा की वैल्यूएशन तो सिर्फ हमारे देश में है, ठीक है। दूसरे देशों से अगर हमें कुछ लेना हुआ या फिर कोई व्यापार करना हुआ तो कैसे होगा, यानी कैसे पता लगेगा कि हमारे पास जो मनी है वो विदेश में उसकी वैल्यू क्या है? तो इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा जाता है, यानी कि विदेशी मुद्रा रखी जाती है कुछ अपने पास, ठीक है। तो रखता कौन है? किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जो होता है। और जनरली ये रखा जाता है डॉलर या यूरो में। डॉलर और यूरो में भी पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा डॉलर में ही रखा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में अगर बताएं आपको कि सरकारी खजाने में व्यापार की लेन देन अगर करनी होती है तो उसके लिए जो विदेशी मुद्रा रखी जाती है उसे ही कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडारण। क्लियर है? तो आरबीआई इसका वीकली बेसिस पर, यानी कि हर हफ्ते अपना आंकड़ा जारी करता है, एक डाटा जारी करता है कि कितना इस बार है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, अभी 5 जून 2020 को दोस्तों पहली बार भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 500 बिलियन डॉलर क्रॉस किया था। कितना? 500 बिलियन डॉलर क्रॉस किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, विश्व का कौन सा देश सबसे ज़्यादा ई कचरा उत्पादन करता है? तो चाइना दोस्तों सबसे ज़्यादा विश्व में ई कचरा उत्पादन करता है। ये किसने बताया? यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार बताया गया कि चाइना जो है वो विश्व भर में सबसे ज़्यादा ई कचरा यानी इलेक्ट्रिक कचरा प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक कचरा ऑब्वियस सी बात है, जब सबसे ज़्यादा कंपोनेंट ये बनाएगा चाइना तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कचरा भी यहाँ पर होगा, ठीक है। ई कचरा क्या होता है? ई कचरा यानी इलेक्ट्रिक कचरा
इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जैसे आप सभी लोग जानते हैं, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, पंखा, कूलर, जो भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं जो ख़राब हो जाती हैं वो इलेक्ट्रिक कचरा बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कचरा है चाइना के पास। अब बाइकॉट चाइना की वजह से इलेक्ट्रिक कचरा इसका और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, दीपावली के सामान इसके बर्बाद होने वाले हैं। चलिए, चाइना आया है तो हम लोग चाइना से रिवीजन कर लेते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग, रेन में भी युआन यहाँ की करेंसी, पीपल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम, सर्वाधिक जनसंख्या है चाइना में अभी पिछले डाटा के अनुसार, मानक चीनी यानी मंदारिन यहाँ की है ऑफिशियल लैंग्वेज, सबसे बड़ा नगर है संघाई, सी जिनपिंग है यहाँ के प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों, बस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और हमारा सेकंड चैनल है MZT एजुकेशन 2.0, जल्दी से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर स्टैटिक जीके जीएस और साइंस की सीरीज जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा वायरस चूहों में पाया जाता है। अगला है, हाल ही में कहाँ के विश्व प्रसिद्ध बोस्टन मैराथन रेस को कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द कर दिया गया। यानी बोस्टन मैराथन कहाँ पर होना था जिसे रद्द कर दिया गया है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कर दीजिएगा। वीडियो देख लियो हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज कहाँ पर मिलेगी? क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर, ऑडियो रिवीजन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। क्विज आप लोग जरूर सॉल्व कर लिया करो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं श्याम शेर कुमार, सोहम यादव, शांति प्रिया, रमजान खान, मनु पांडे, नेहा जायसवाल, ज्योति पचौरी, साबिर आलम, भावना सैनी, वंदना अग्रवाल, रविशंकर, साक्षी पांडे, स्वीटी, रेखा बुनकर, सुरभि गुप्ता और प्रेरणा राय।